इसमें अगर इंटरफेरेंस बंद हो जाए ना तो आई थिंक हर कोई अपना अपना चीज़ क्रिएट करेगा एंड देन एक चीज़ बनेगा जो शोले जैसा फिल्म हो या तो उसमें कुछ 90s नहीं है, बट एक हमारा नॉस्टैल्जिया है, वो जो बचपन का हमने सानुदा की आवाज़ सुनी है। तो आप तो बहुत फेमस हो जाओगे। उसको डाइजेस्ट कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड पब्लिक आपको रोज सुनना चाहेंगे, आप रोज शो करोगे तो गया आपका गला बर्बाद हो गया। अब वो रोमांस सीख लिया और उस रोमांस को लेके आगे बढ़ रहा है, अभी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मेरे को दोष नहीं देना है। बोलिए अमन जी, राजन डीके जी की बात की जाए तो क्या ब्रीफ मिला था आपको इस गाने के लिए? सी एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, राजन डीके सर का मैं पूरा शो का ही म्यूज़िक कर रहा था, मतलब ये गाने के अलावा भी जो भी बैकग्राउंड स्कोर और सब मैं ही कर रहा था। तो शो मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ द शो, लाइक कैरेक्टर होता है वैसे एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, जब आप एक म्यूज़िक कर रहे हैं आप उसके अंदर घुल जाते हैं। तो मैं वो शो का पार्ट था और राजन डीके सर ने फ्रीडम मेरे को पूरा दिया। ब्रीफ मतलब यही था कि एक अच्छा रोमांटिक गाना बनाना है जो वो एरा का भी लगे और अभी के हिसाब से भी फ्रेश लगे। ऐसा नहीं लगे कि वो स्पूफी लगे या ऐसा लगे कि हम कुछ मजाक उड़ा रहे हैं 90s का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। वो गाना एक होना चाहिए जो एक मेलेडी हो, जो कि आज से 10 साल बाद भी वैसे लगे, 25 साल बाद भी वैसे ही लगे। तो कोशिश वही थी कि वैसा कुछ एक करना है। सानुदा, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जो है इंडियन डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो है जिम्मेदार हैं? क्योंकि आजकल जो नए गाने आ रहे हैं तो उसमें उनको चाहिए कि मतलब ऐसे गाने बनाओ, फुट टेपिंग खाली नाचे। हाँ, ऐसे गाने बनाओ जो रील्स के लिए भी काम आए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ नहीं, देखिए ये सब तो अभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन लोगों को बोल के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ही का बात कहूँगा कि जिसका काम उसी को सजे, और कोई करे तो ढेंगा बाजे, बोलता है ना, एक कहावत था ना, और करे तो ढेंगा बाजे, कुछ ऐसा था कहावत। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरफेरेंस अगर कम हो जाए ना हमारी इंडस्ट्री में, इंटरफेरेंस अगर कम हो जाए तो मेरे ख्याल में हर एक फील्ड में, जैसे कि म्यूज़िक का फील्ड है, एक्टिंग का फील्ड है, डायरेक्शन का फील्ड है, फिर टेक्निकली जो भी है कैमरे का फील्ड है, इसमें अगर इंटरफेरेंस बंद हो जाए ना तो आई थिंक हर कोई अपना अपना चीज़ क्रिएट करेगा एंड देन एक चीज़ बनेगा जो शोले जैसा फिल्म हो या दिल वाले दुल्हनिया, इस तरह की फिल्म जो हम लोगों ने इतने सालों से देखे। इस तरह का चीज़ तभी बन सकता है जब इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा। अभी इस इंटरफेरेंस में किसका हाथ है ये आप लोग ढूंढ के निकालो। गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। लिरिक्स भी सुंदर है, गाया भी सुंदर है। तो आप पहले बता दीजिए, बड़े जाने माने व्यक्ति आपके साथ जब गाते हैं तो कितना मजेदार लगता है और कितना खुश होते हैं दिल से। किसी जाने माने व्यक्ति को जब भी आपको किसी ऐसे सिंगर या कोई भी पर्सनालिटी जो गाना गा रहा है, जैसे सानुदा ने गाया है, सबसे पहले तो एक प्रेशर है कि गाना उतना अच्छा होना पड़ेगा कि उनके नाम के जितना वो मैच हो पाए, है ना। तो सबसे पहले तो वो एक प्रेशर है अपने आप में कि उतना अच्छा एक धुन बनाना हम बना पाएँ कि वो उस तरीके से जितनी सानुदा की आवाज़ है उस तरीके से मैच हो पाए लेवल पे। और आई थिंक ये हुआ भी है काफ़ी हद तक, मतलब कोशिश तो हमने करी है, बाकी तो खैर लोगों को अच्छा लग रहा है और वो है, बट सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई थिंक। बिल्कुल। आपको एक ऐसा क्या कारण लगा जिसके बाद लगा कि हाँ मुझे गाना गाना चाहिए? आप शौरा, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते होंगे, लेकिन इस गाने के लिए पर्टिकुलर नहीं, अभी क्या मेरा एक सिस्टम ये है कि जब भी मैं कोई गाना मेरे को ऑफर आता है तो पहले मैं बोलता हूँ कि गाना भेजो मेरे पास। तो अमन ने गाना भेज दिया था मेरे पास एंड गाना सुनने के साथ साथ मुझे लगा कि ये गाना गाना चाहिए एंड बहुत ही सुंदर एक गाना जो इतना सॉफ्ट रोमांटिक है एंड लिरिकली इतना पावरफुल है, तो मुझे लगा था कि ये गाना गाना चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट इमीडिएटली एंड हम लोगों ने इसी इमीडिएट तय किया कौन सा डेट को होगा, फिर हम जाके रिकॉर्ड कर लिया। अमन जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि आपको सानू जी से कोई टिप्स मिली थी? सबसे बड़ा टिप्स यही है मेरे को लगता है, सर को जब रिकॉर्ड करा उसके बाद यही है कि गाने में रोमांस कैसे डाला जाता है और वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई बेटर नहीं कर सकता। अब वो रोमांस सीख लिया और उस रोमांस को लेके आगे बढ़ रहा है, अभी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मेरे को दोष नहीं देना है। बोलिए। हिंदी सिनेमा की बात करते तो मेरे ख्याल से उसकी वजूद जो रही है वो संगीत है और रोमांटिक स्टोरीज विच वर वंस अ स्टेपल डाइट। और पिछले 15-20 साल में जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट किए एक स्टोरी लाइन पे, और कहीं ना कहीं म्यूज़िक की अहमियत शायद प्रोड्यूसर्स इतनी इम्पोर्टेंट फील नहीं करते।
क्या आपको लगता है कि ये भी एक कारण है कि बॉलीवुड हैज स्ट्रगल्ड इन द लास्ट 2 years? आई थिंक लास्ट 2 नहीं, वो बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा 2 नहीं, लास्ट 5, 6, 7 years you can say because जहाँ पे आई थिंक रोमांटिक कहानियाँ जब हम बोल नहीं पाते नहीं, देखिए हैं, तो पहले समझ नहीं हमारे, आता। हाँ ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले हमारे एक इंडस्ट्री का, एक फिल्म का एक टेरिटरी हुआ करता था म्यूजिक। फिल्म का एक टेरिटरी हुआ करता, जैसा होता है ना बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, ये सब टेरिटरी से पैसा आता है प्रोड्यूसर लोगों को, तो वैसा एक म्यूजिक एक टेरिटरी था। मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि लगभग मेरे को कान में सुनाई दिया कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका जो म्यूजिक था वो यश चोपड़ा जी ने HMV को दिया था, एंड HMV ने जो पैसा उनको दिया था उससे फिल्म का आधे से ज़्यादा शूटिंग हो गया था। तो एक टेरिटरी था जिससे उनको फ़ायदा मिलता था फिल्म को। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी फिल्म रिलीज़ होने से पहले हम लोग को जैसे रिकॉर्ड करते थे, पहले गाना रिकॉर्ड हो जाता था, उसके बाद पता चलता था कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, वो सब बाद में होता है। उसके बाद स्टोरी के ऊपर, स्टोरी पहले वर्कआउट हो जाता है, उसके ऊपर गाना पहले रिकॉर्ड होता है। अच्छा, मार्केट में भी गाना पहले आता है, गाना सुनने के बाद लोग फिल्म देखने के लिए लोग दौड़ते हैं हॉल पे। तो ये जो एक सिस्टम था ना पहले, कि पहले गाना रिलीज होगा, उसके बाद लोग गाना सुन के हॉल में जाएंगे, हॉल में जाके वो विचार करेगा कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, और गाना अगर उसको जम गया तो फिल्म हिट भी हो जाते थे। तो गाना कहीं से ना कहीं से, गाना एक बहुत बड़ा टेरिटरी हुआ करता था फिल्म के लिए। आज जो हो रहा है ना, ये लोग म्यूजिक को सेकेंडरी कर दिया। म्यूजिक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द फिल्म। ये लोग ऐसा बताने का कोशिश कर रहा है कि म्यूजिक इज नॉट द इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंस ही बहुत मिल गया, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, सब ये सब अपने ढंग से काम करते थे। तो ये चीज़ को वो लोग मोनोटोनस जो एक बात थी, जो टेरिटरी हुआ करते हैं, उसको लोग खत्म करने का कोशिश किया, और उसमें काफ़ी हद तक ये लोग सक्सेस हुआ। और 7-8 साल से तभी जाके मुंह के बल सब बड़े बड़े फिल्म गिर रहे हैं नीचे। म्यूजिक को इंटरफेरेंस हुआ, सेकेंडरी है, स्टोरी पे कोई वर्कआउट नहीं होता है। आज यहाँ पे दिखा रहा है तो एक सीन स्विट्जरलैंड में शूट करके आ रहा है, अरे हमारे फिल्म में तो स्विट्जरलैंड में शूट किया, ये किया, वो सबसे कोई काम नहीं बनता है। नहीं तो पुष्पा जैसा फिल्म हिट नहीं होता जंगल में, है ना, नहीं तो फिर बड़े बड़े स्विट्जरलैंड वाला और अमेरिका वाला फिल्म तो सब सुपर डुपर हिट हो जाता। लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एक स्टोरी चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए, हीरो कैसा भी हो देखने को, हीरोइन कैसे भी हो देखने को, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले ज़माने में हुआ करता था कि सुंदर हीरोइन होगा, अच्छा सा वॉइस होगा, हीरोइक वॉइस एंड हीरोइन के जैसा। अभी वो सब नहीं है। अभी क्या है कि इम्प्रूवमेंट हुआ, हीरो जैसा भी हो देखने को, हीरोइन जैसा भी हो, स्टोरी में दम होना चाहिए एंड म्यूजिक में दम होना चाहिए, पिक्चर 100% हिट होगा। ये आप करके देखें कोई, 100%। इसके ऊपर वर्कआउट नहीं होता है, इसके लिए ये हालत है लास्ट 7-8-10 साल से। अच्छा, गाना जब मैं YouTube पर देखती हूँ तो उसमें दिखाई देता है कि एक एरा है स्कूल वाला, एक एरा है वो जिसे CEO अराउंड का भी मतलब समझ नहीं आता, और एक बड़ी सुंदर सी कपल है। ऐसे में इन तीनों के साथ आपकी आवाज़ बहुत जस्टिफाई करती है। आपको किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं? बहुत ही यूट्यूब में एंड जहाँ जहाँ पे ये गाना लोग सुन रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, एंड बस तारीफ ही कर रहे हैं, बहुत सारा तारीफ हो रहा है, तारीफ ही मिल रहा है, और क्या। और अभी तो मैं समझता हूँ कि अच्छा गाना अगर बने ना तो उसका तारीफ होता ही है, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन सिंगर, खाली सिंगर का ये क्रेडिट नहीं जाता है। एक अच्छा म्यूज़िक, अच्छा लिरिक्स अगर बनता है और उसको ठीक तरीके से गाया जाए तो आज भी तारीफ करने वाले दर्शक है एंड सुनने वाले लोग हैं। लेकिन एक थोड़ी सी शिकायत आपसे ये हो जाती है कि आजकल आप गाना कम गाते हैं। सर्टनली आई एम हैप्पी, अभी 40 साल हो गया मेरा। अरे ये तो गलत बात है। नहीं, 40 इयर्स के बाद अगर आप बोलेंगे अभी भी आप कम क्यों गा रहे हैं, ये गलत बात है। पहली बात तो हाँ, आजकल पहली बात तो यह है कि आई बिकम चूजी। फर्स्ट बात यह है कि आई बिकम चूजी। आड़ा टेढ़ा गाना हम गाएंगे नहीं, जो मेरा रेंज के अंदर होगा, जिस कारण लोग मुझे प्यार करते हैं, एक रोमांटिक सिंगर के तौर पे, एक सैड रोमांटिक मूड जो हमारा है, उस तौर पे जैसा हमको एक्सेप्ट किया लोगों ने, तो हमें उस तरह के गीत अगर हमारे रेंज के अंदर हमको मिलता है, हम खामका चिल्लाएंगे नहीं। तो हमको उस तरह के रेंज के अंदर गाना मिलता है तो हम करेंगे। तो अभी वो गाना कम बन रहा है, चिल्लम चिल्ली वाला ज़्यादा बन रहा है, सो दैट्स व्हाई
जो अच्छे गाने होता है, आमला की कि अच्छे गाने में आप हमेशा हमको पाएंगे, आपको मिलेगा। वही मैं हाई सानुदा, जैसे देखा पिछले कुछ सालों में हमने आपको काफी रियलिटी शोज पे जाते हुए देखा है। अब आप एक जज कर रहे हैं, इंडियन आइडल का नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है उसे जज करने जा रहे हैं, तो फैसला कैसे लिया? हाँ, फैसला कैसे लिया? ऐसा मच वेटेड, मतलब मैं इंतजार कर रहा था कि ऐसा कुछ एक रियलिटी शो आए जहाँ पे हम रियलिटी को बता पाए लोगों को, जो है ना, रियलिटी बता पाए। तो इस बार मेरे को मौका मिला, तो वैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लिया। एंड सोनी वाले को बहुत बहुत थैंक यू कि हमें सोचा उन्होंने। एंड दूसरी बात ये कि हमारे जो जजेस पैनल जो है ना, अब लगता है कि रियल जज है ना, अब लगता है कि वो रियल जज है, क्योंकि श्रेया भी उतना ही एक्सपीरियंस्ड है, उतना फंडा है उनके पास, विशाल जी का भी उतना फंडा है, एंड मैं 40 साल से गा रहा हूँ, तो जो भी है ऐसा लगता है कि जज पैनल इस बार थोड़ा सा सही हुआ। I'm excited, tremendous excited. कल ही जब मैं श्रेया जी से मिली थी तो she was like, अरे शानुदा है तो मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजा। हम लोगों ने, हालांकि कल ही हमने प्रोमो शूट्स एंड एवरीथिंग हमने किया, तो उसमें इतना हंसी मजाक हुआ कि पूछिए मत। तो लोग बोलते हैं कि एकदम इस बार तो बहुत जबरदस्त होगा। शानुदा, एक बार आपके साथ मेरा इंटरव्यू होता है जिसमें आपने बहुत प्यार से एक बात मुझे शेयर की थी। जूम जब ये सब चला था, कोविड चला था, तब इंडियन आइडल 12 के टाइम पे हम लोगों ने बात की थी। आपने कहा मैं ना रियलिटी शो में जाता हूँ, बच्चों को सुनने मजा लेता हूँ और आ जाता हूँ, हाँ। लेकिन अब जिम्मेदारी है। इस बार क्या, इस बार जिम्मेदारी होगा। हम खाली जज नहीं करेंगे, हम उसको इनपुट भी देंगे, मतलब कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, उसका इनपुट भी देंगे। एंड हमारे एक्सपीरियंस में हमने जो जो कमाया उसको सिखाने का कोशिश करेंगे कि भाई तुम भी ये सब चीज़ें करो फॉलो, तो शायद तुम्हारा भी उनका पेट फुल रहा है। पहले उनको बोल रहे हैं। शानुदा, उदित जी ने अभी गदर 2 में गाया है गाना, एक आइकॉनिक सॉन्ग है, उसको वापस रिक्रिएट किया गया और उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो ऐसा कोई गाना आप हैं, आपका कोई गाना जो आप वापस से गाना चाहेंगे? नहीं, हमें बुलाएगा तो डेफिनेटली गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने गाया भी है कुछ दिन पहले, आपको मालूम होगा ना, ये मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, वो गाना भी गाया। उससे पहले आंख मारे वो लड़की आंख मारे, फिर और एक गाना कौन सा था, बहुत सारे मैं गाते रहते हैं हम लोग। कोई बोल देता है कि भाई आप सानू से ही गवाओ या उदित से गवाओ या किसी से गवाओ, तो ओरिजिनल सिंगर से गवा देते हैं तो अच्छा होता है, उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर। सर, आप उदित जी हो गए, आप हो गए, आप लोगों का एक करियर रहा है, दर्शकों का करियर रहा है, लेकिन आजकल के जो सिंगर्स आते हैं वो कब आते हैं कब गायब हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। तो वो लॉन्जिविटी जो करियर की है, ये जो पहचान एक होती है, वो आजकल के सिंगर्स में वो बात क्यों नहीं? या हम ही से सुनेंगे आप जी? अच्छा ठीक है, मतलब झगड़ा लगवा के ही रहेंगे। कोई बात नहीं, हम झगड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, क्या होता है कि हर एक सिंगर का ना एक जो चीज़ सबसे बड़ी ज़रूरत है, आइडेंटिफिकेशन। एक सिंगर का अपनी शैली, अपनी जो स्टाइल है उसको एस्टेब्लिश करना पब्लिकली। एंड जो हम लोगों ने किए कि अपना स्टाइल को पब्लिकली एस्टेब्लिश किए एंड कोशिश किए कि भाई हमारा स्टाइल में हम जो गाना गा रहे हैं उन लोगों को अच्छा लगे, वो भी हमने क्रिएट किया। वो स्टाइल को हमने क्रिएट किया, जैसा कोई भी हे हो या हस्की हो, थोड़ा सा वो हमने क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरह का कोई चीज़ अगर अभी के सिंगर्स जो है ना, दोज हू आर फ्रॉम रियलिटी बोलो, ये कहीं भी बोलो, इनके सामने एक मंच मिल जाता है, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इनको सबसे बड़ी बात है कि इनको ना, जैसे कि ये एक नंबर बनता है हमारा गाना गा के, है ना, ये आप ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक नंबर बनते हैं हमारा गाना गा के। इनको उसी समय से अपने आप को हमसे अलग करके अपना पहचान बनाने के लिए कोशिश करना शुरू करना चाहिए उसी समय से। एंड दैट इज़ अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग, अपना थ्रोइंग, ये सब के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, ना कि खाली ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ देके, क्योंकि वो तो आपको देगा ही। क्योंकि आप जिस तरह से रोज़ टीवी में दिखोगे तो आप तो बहुत फेमस हो जाओगे, उसको डाइजेस्ट कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड पब्लिक आपको रोज़ सुनना चाहेंगे, आप रोज़ शो करोगे तो गया आपका गला, बर्बाद हो गया। आप उस चीज़ को कितना कंट्रोल कर सकते हो? आप देखो ना, पिछले 20 साल 25 साल में आप 2 या 3 सिंगर का नाम ले सकते हो जो मेन स्ट्रीम में आ सके। एक श्रेया, एक सुनिधि, एक सोनू निगम,
3 ही सिंगर का नाम ले सकते हो, और तो कोई है नहीं। तो ये जो रोज हर 6 महीने में जो 12-12, 15-15 करके सिंगर निकल रहे, ये जा कहाँ रहे ये लोग? तो दिस इज द थिंग कि वो जिस कारण वो हिट हुए, लोग उसको वो सुनना पसंद करते हैं और वो वही सर्व करे जा रहे हैं। अपना जो क्रिएटिविटी, जो गाना, हमारा स्टाइल को हम अलग करेंगे। हमारा गाना गाओ, हम चाहते हैं कि हमारा गाना गाओ, लेकिन अपने वॉइस में, अपने स्टाइल में हमारा गाना गाओ, उसमें तुम्हारा क्रिएटिविटी बढ़ता जाएगा। ये सब चीज़ें, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं करते। सोचते हैं कि हम फेमस हो गए, हम 2-4 ऑटोग्राफ दे रहा है, फोटोग्राफ दे रहा है, अरे क्या बात है, हमें ये रेट बना लिया। दिस इज नॉट द वे फॉर लास्ट टिके रहने के लिए। एक स्टार जब बनता है ना, उसका 3 चीज वर्क करता है। एक है लक, एक है टाइम, एंड थर्ड है टैलेंट। ये तीनों चीज का सम्मिश्रण जो है ना, ये होता है स्टार। ये तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास नहीं हो, तो किसी भी हालत पे आप स्टार नहीं बन सकते। नंबर 1 पे आप जा ही नहीं सकते। आपका लक आपको धोर्स के ऊपर चढ़ा देगा, अगर टैलेंट नहीं रहा है तो आप फिर से गिरेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं जिस चीज को अभी के सिंगर्स को फॉलो करना चाहिए, एंड दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मैं अपने बातों से मैं बता दिया इन लोगों को कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कुमार जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑब्वियसली आप जब गाने उनका चयन करते हैं, आप सब कुछ गाना नहीं चाहते जो आपके रेंज का है। एंड पहले मैं आई थिंक अमन जी से जानना चाहूँगा कि जो हमारे 90s के सिंगर्स हैं, बहुत सारे हैं, आज भी हम दर्शकों ने उतना ही पसंद करते हैं। पर क्या ये भी है कि जो 90s के सिंगर है, क्या यही ज़रूरी है कि जब आप आज इस दौर में जब आप उनसे कोई गाना गवाए तो वो उसी स्टाइल में हो? एक फर्स्ट कैन यू टेल मी एज अ म्यूजिक कंपोजर, देन मैं वुड अप्रिशिएट अगर कुमार। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, जैसे अगर हम बाकी बात नहीं करते, इस शो से रिलेटेड बात करते हैं कि अगर हम गंजन गुलाब की बात देखें, ये शो 90s में सेट है। इसका एरा एक 90s का दिखाया गया है। बट अगर आप गाना सुनेंगे तो गाने में कोई ऐसा स्पेशल हमने 90s की कुछ ऐसा रखा नहीं है। वो आज का ही गाना है, तो उसमें कुछ 90s नहीं है। बट एक हमारा नॉस्टैल्जिया है, वो जो बचपन का हमने सानोदा की आवाज़ सुनी है। सानोदा ने बिल्कुल नए तरीके से गाया होगा ना, उसमें कुछ भी ऐसा हमने स्पेशल नहीं डाला कि वो ऐसा हो कि स्पूफी साउंड करे। हम जैसा सिंगर है वैसा ही गाया, हम जैसा, हाँ, जैसा वो गाते हैं उन्होंने वैसे ही गाया। तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपोजिशन एंड इसका जो टेक्निक जो था गाने में, एंड जो गाने का जो कंपोजिशन था, जिस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया, उसमें जो नयापन है, आज के ज़माने का जो फील उसमें आता है गाने में, दैट इज देयर क्रेडिट। हम तो जैसे गाते हैं वैसे ही गाया। उसमें एक चीज़ है, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, पहले जो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी यूज़ होता था, इसमें हमने बुडापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का यूज़ करा है गाने में, मैंने उन्होंने बजाया स्ट्रिंग्स जो पहले होते थे। पहले गाने वैसे ही बनते थे, सब साथ में बजा रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जो इनकॉर्पोरेट करी है गाने में, कि जो 50-100 लोग पहले गाना बजाते थे, तो वो कोशिश हमने करी है कि यार वैसा हम भी कर सके। तो वो एक आई थिंक एक चीज़ अच्छी हुई है इस गाने आपको में। इसलिए ये नयापन लग रहा है कि इसी चीज़ का मिसिंग है, इसलिए आपको नया लग रहा है। सर, मैं जब ऐसे गाने दिस इज द मेन क्राइटेरिया। क्यों नहीं बन रहे? हाँ, दिस इज द मेन क्राइटेरिया कि आपको इस तरह के गाने सुना ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो अचानक एक आ गया तो आपको लगा अरे ये कुछ नया लग रहा है। नया नहीं है, ये पूरा पहले से ही था, लेकिन आपको आज नया लग रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। ज़्यादा धुन नहीं है। देखिए क्या है, जो मेलेडी है ना, वही मैंने अभी पहले भी किसी को बोल रहा था मैं ये बात, कि मेलेडी कभी पुरानी नहीं होती है। आप धुन सुनिए कोई भी, वो धुन वही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, एक ट्रैप हॉप चल रहा है, कल को कोई हिप हॉप चलेगा, फिर डब स्टेप आ जाएगा। म्यूजिक जॉनर्स इलेक्ट्रॉनिक पे चेंज होते रहेंगे आपके, बट धुन वही है कांस्टेंट। धुन आप 50 साल भी सुनेंगे तो आपको फ्रेश लगेगी। तो वो धुन होना जरूरी है कोई। करेक्ट। सानुदा, आपकी अगर मैं बात करूं तो आपने तो इतने नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, आपने अपना स्टाइल साबित कर दिया, स्थापित कर दिया, और लोग उसको फॉलो करते हैं। लड़कियों की अगर मैं बात कहूँ तो जितने भी सिंगर्स आजकल मैं सुनती हूँ, शॉर्ट शेल्फ लाइफ कम है, लेकिन हस्की वॉइस ज़्यादा है। वो मीठापन, श्रेया के बाद कोई मीठी आवाज़ नहीं आती, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। यू आर करेक्ट समहाउ, बिकॉज अभी क्या है कि हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर वेस्टर्न जगत के जो म्यूजिक है ना, वो बहुत ज़्यादा हावी है। वेस्टर्नाइज जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हावी है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर। तुम भी मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल। सो वहाँ पे जो सिंगिंग का स्टाइल है
वहाँ पे जो आप थोड़ा देखना उनका जो स्टाइल है, हाँ दे आर ऑल हस्की हस्की एंड लाउड सिंगिंग, हाँ। हस्की एंड जो मीठापन है आवाज़ में, वो मीठापन खाली हमारे इंडियन संस्कृति में ही वो मीठापन था। देखिए यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी नहीं है वो चीज़। ये हमारे इंडस्ट्री में वो लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, साधना सरगम, ये लोग का जो मिठास है गले में, मिठास है गले में। बट एक चीज़ आपने मार्क किया कि हस्की वाला या मोटा वाला आवाज़ या हस्की वाला या थोड़ा सा शाउटिंग वाला आवाज़ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। यस टिकता वही है जो मेलोडी वाला आवाज़ है, जो मधुर आवाज़ है, वो आवाज़ टिकता है, क्योंकि म्यूजिक ऑलवेज इज अ थेरापी। म्यूजिक हमेशा एक दवा है, बहुत सारी चीज़ों का एक दवा होता है म्यूजिक। सो उस म्यूजिक में अगर कर्कशपन आ गया या उस म्यूजिक में अगर चिल्लम चिल्ली आ गया तो वो दवा नहीं होता है। फिर उनको दुआ की जरूरत होगी। तो क्या होता है कि उसमें जो सुकून होता है, जो मिठास में, वो सुकून मर जाता है। तो जिसके लिए लोग गाना सुनना पसंद करते हैं, भैया 5 मिनट के लिए भी एक गाना सुनूं तो मेरे को दिल को कुछ तो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो बाहर से बाउंस हो गया, और अगर हुआ तो दैट इज सत्य, वो सत्य है जो हुआ हमारे अंदर। तो उस जो आवाज़ है, उस आवाज़ में वो सत्य है, और आज के आवाज़ में जो है वो सत्य नहीं है। सर आपने अमन जी- बहुत सी फीमेल जो सिंगर्स हैं उनके साथ काम किया और दर्शकों ने, श्रोताओं ने आपकी जोड़ी को हमेशा पसंद किया। उसमें से आशा जी और लता जी जो हैं, उनका अगले महीने जन्मदिन भी है दोनों लोगों को। उनके साथ कोई बेस्ट मेमोरी अपनी शेयर करना चाहें और एक कोई गाना सुना दो तो। नहीं, गाना तो सुनाने का कोई मतलब नहीं है कि वो लता जी के, आशा जी के साथ बहुत सारे गाने गाए हैं। गाना अभी देखो, सिंगर बैठे तो सर गाना गाना पड़ता है, वो ये ट्रेंड चलता है। लेकिन क्या है कि मेरी ज़िंदगी में घटनाएं तो बोलूँगा, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जब लता जी के साथ डुएट गाए थे, यू कैन से कि हम कलकत्ता का एक गली में हाफ पैंट पहन के हम लोग टायर चलाते थे। वो लड़का रेडियो में गाना सुनते थे लता मंगेशकर का, वो लड़का जब लता जी के साथ खड़े होकर एक साथ डुएट गा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय हालत क्या होता है मेंटली। ये बयान नहीं कर सकते, या बयान नहीं कर सकते कि भाई हाँ उस समय मेरे को ये लग रहा था, वो लग रहा था। ये सब नहीं हो सकता है। आप यू कैन बिलीव कि मैं जिनको ऐसा करके सुनते आया बचपन से, अभी उसके साथ खड़े होकर मैं, नया सावन का गीत था वो, प्यार तुम मुझसे करती हो, जो गाना था बापी दा का, हाँ, तो बापी दा का गाना था। तो मुझे याद है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, एंड मेरे बाजू में एक छोटा सा माइक लगा हुआ था, शॉर्ट हाइट का, सनी में 3rd फ्लोर में। तो 2nd फ्लोर में वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, 3rd फ्लोर में हमारा सिंगर रूम था। तो सिंगर रूम में बोलते, मैं बोला कोई साथ में कौन गा रहा है हमारे? तो बोलता है धीरज रखो, धीरज रखो, मेरे को डर आ रहा है। तो मैं तो समझा नहीं, मैं कोई भी आया, ठीक है। तो उस समय तो गा लिया था बहुत सारा। तो मैं थोड़ी देर बाद देखा दरवाज़ा खोला, तो एकदम सफ़ेद साड़ी में एकदम सरस्वती की तरह एंटर किया लता जी, एकदम पैर तक बाल, यहाँ तक एक चोटी उनका एक चोटी ये पैर तक होता था। अंदर आए और आके, तो दैट वाज द मोमेंट कि लाइफ का एक, मतलब बता नहीं सकते उस समय क्या हो रहा था मेरे माथे पे। मैंने उसको देख के पैर छुआ, मैं गाऊंगा कैसे, क्या करूंगा, मैं नर्वस हो गया, ये सब हो रहा था अंदर। तो लता जी ने मेरे को हौसला दिया, तुम बहुत अच्छा गाओगे, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारा सुना मैंने, वो गाना, ये गाना, ऐसा बोल के हमको थोड़ा सा हल्का कर दिया। फिर हम दोनों ने मिलके एकदम फाड़ डाला, एकदम बहुत ज़बरदस्त गा दिया। तो ये सब मोमेंट जो है ना, ये ऐसे ही आशा जी के साथ भी हुआ था। ऐसे ही आशा जी के साथ भी जब गाना गाया था, नादिम सेवन के रिकॉर्डिंग में हुआ था। तो जो भी है, ये सब देखो, ये मोमेंट जो है कि ये बहुत सोच के बहुत आनंद आता है मन में। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ जब दादा मेरा गाना गाने आए थे। शरद, आप मतलब आप मानते हैं इस बात को कि जो म्यूजिक की दुर्दशा जो है, ये बड़े बड़े म्यूजिक लेवल्स की वजह से? बड़े बड़े म्यूजिक लेवल, देखो बड़े बड़े म्यूजिक लेवल तो तब भी था, हम लोग जब गाना गाए तब भी तो था। वेनस, टीप्स, टी सीरीज एंड HMB, मैग्नाम करके हुआ करता था उस समय। क्या क्या नाम था सब म्यूजिक कंपनीज, कितने बड़े बड़े म्यूजिक कंपनीज थे। आज प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गया,
बिजनेस बहुत बढ़ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय भी वो लोग बड़े बड़े थे, है ना। कोलंबिया रिकॉर्ड्स, हमने क्या क्या सुनते थे सब नाम, तो ये सब चलते थे बिकॉज ऑफ दैट, म्यूजिक की वजह से। तो म्यूजिक कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है, म्यूजिक हमारे इंडस्ट्री का हाथ है, इंडस्ट्री का हाथ है। सबसे पहले यही बोलूँगा, म्यूजिक कंपनी का भी हाथ नहीं है इसमें, म्यूजिक इंडस्ट्री का, हमारे जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, इनका हाथ है। दादा यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, अभी हम लोग बात कर रहे थे वेस्टर्नाइजेशन की, जितने भी सिंगर देख रहे हैं वो हाई पिच पे गाते हैं, लो पिच पे गाने वाले बहुत गिने, मतलब आपकी जनरेशन वाली बात तो मैं कर ही नहीं सकती कि हर पिच को देखा है, सुना है। आज के समय में वो जनरेशन बहुत कम है जो लो पिच पे गाकर भी सुंदर गाती है। इसका कहीं कोई निकाल दिखता है, कहीं कोई हल दिखता है आपको? देखिए, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं, जैसे कि पहले म्यूजिक में हमारा रीजनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता था, जैसे कि बंगाल का म्यूजिक हो, हाँ। या आसाम का म्यूजिक हो, या राजस्थान का हो, इसका हो। तो आजकल पंजाब का बहुत इन्फ्लुएंस चल रहा है। तो पंजाब में जो सिंगिंग स्टाइल है वो सूफी काइंड ऑफ थिंग है, बहुत सारा वो हाई पिच है। ऑल हाई पिच, ऑल हाई पिच। तो प्रभाव जिस प्रोविंस का, जब जिस समय आपकी बात कर रहे हैं 90s का, कल ही नहीं, हाँ। उससे पहले आप सोचिए, पहले। सचिन देव बर्मन, आर डी बर्मन, उस समय का जब था तो बंगाल का कुछ इन्फ्लुएंस आता था, बाउल का लाते थे वो। हाँ, बाउल का। बाउल आता तो था। क्या होता था है कि जहाँ का जो वो जो प्रभाव जो है, वो प्रभाव उसी समय इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। तो उस समय बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है। लता जी के गाना आप सुनिए, आशा जी के गाना सुनिए, उस समय क्या क्या गाना बनता था, सचिन दा का कंपोजिशन, या तो ये लोग हेमंत दा का कंपोजिशन था उस समय। हाँ। तो बंगाल का एक चलता था। अभी उसके बाद आया राजस्थान का, राजस्थानी फोक, फिर भी चला राजस्थानी फोक। अभी हो गया कि पंजाब का। तो पंजाब का जो बेसिक चीज है दैट इज चिल्लम चिल्ली, हाई पिच, ऑल हाई पिच। तो हम इसको खराब अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ का जो प्रभाव, अभी प्रभाव ये पड़ रहा है यहाँ पे पंजाबी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, पंजाब का प्रभाव, जो पंजाबी म्यूजिक है, एंड उसके वजह से थोड़ा शाउटिंग का तरफ थोड़ा सा ध्यान चल रहा है अभी। उनमें से आप देखिए, घनश्याम गुलाब का गाना है, इसमें नो शाउटिंग, लेकिन आपको अच्छा लगेगा सुनने से। दैट्स कॉल्ड म्यूजिक। ये मैंने आपको बार बार पहले भी बताया कि म्यूजिक में सुकून, थेरापी, वो सब आप याद करिए जो बोला मैंने। तो वो सब चीज़ें जो है गाने के अंदर, हमको वो सब चीज़ें मिल जाता है तो फिर गाना अच्छा लगता है, और गाना अच्छा लगेगा तो हिट होगा। अभी क्या है कि शाउटिंग की जो बात किया, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रभाव, ये प्रभाव अभी राजस्थान से आए, कुछ दिन पहले राजस्थानी खूब चल रहा था, आर चल रहा था, गुजरात से आए कुछ, फिर ये बंगाल से तो आए थे पहले, फिर उसके बाद आसाम का थोड़ी आए, फिर साउथ का भी आने लगे धीरे धीरे। रहमान साहब जब आए तो धीरे धीरे साउथ का भी आने लगे। बट एक एक समय सब चेंज होते जाते हैं, और उस समय म्यूजिक का प्रभाव भी चेंज होते जाता है। तो ये अभी पंजाब का एक दौर चल रहा है, हवा चल रहा है, तो उसी हिसाब से सब गाने शाउटिंग जैसा लग रहा है। वो चिल्लम चिल्ली वाला गाना हो रहा है, तो इट्स नॉट, यू कैन से दिट बैड, ये खराब नहीं है, प्रभाव है। हाँ, सानू सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं, सर आपने ऑब्वियसली पंजाब की बात की, शुरू में आपने सूफी का जिक्र किया, बिकॉज वो उसका रूट है। आई थिंक जो पिछले 10-12 साल में हमने जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड पंजाबी पॉप में देखा है, आई डोंट थिंक वो उससे कनेक्ट करता है। बहुत अच्छी बात है। हर एक रीजनल का जो बेसिक म्यूजिक है ना, हाँ, आप इसको खराब बोल ही नहीं सकते, खराब का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप बेसिक को कभी खराब बोल ही नहीं सकते। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। बट अगर आपको सुबह से रात तक खाली समोसा दिया जाए, आपका ब्रेकफास्ट समोसा, लंच समोसा, टिफिन समोसा, डिनर समोसा, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सर, जो हमें These are the things are happening. दारू शारू लड़की, These are the things are happening. अगर आपको बंगाल का 2-4 म्यूजिक आपने लगाया, पंजाब का 1-2 गाना लगाया, राजस्थान का 1-2 गाना लगाया, गुजरात का प्रभाव का 1-2 गाना लगाया, तो आपका एक कलरफुल लगता है, एंड अच्छे बुरे सब कुछ आपको मिल जाता है। फिर आप चूज कर सकते हो कि इसमें से हमारा ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन आपको अगर खाली समोसा ही दिया जाए तो आप कैसे बोलेंगे कि रसगुल्ला कैसा है?